नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके सामने पीयूसी फर्स्ट ईयर का पाठ जो है, पहला पाठ बड़े घर की बेटी, ये आपको मैं पढ़ाऊंगी। इसके लेखक जो है प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद, जिसे आप लोगों ने 10वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा। बहुत ही प्रसिद्ध है वो लेखक। उन्होंने जो भी कहानियाँ और उपन्यास लिखी है वो क्या है, यथार्थवादी है उनकी कहानियाँ। अर्थात यथार्थवादी का अर्थ है सत्य पर आधारित उनकी कहानियाँ हैं, जो समाज में हुई घटनाओं को उन्होंने लिखा है। आस पड़ोस के जो भी हमारे आस पड़ोस में जो होती है घटनाएं, हमारे परिवार में जो घटनाएं होती हैं, उस पर उन्होंने ये बहुत सी कहानियाँ उपन्यासें लिखी हैं। तो अब उससे पहले मैं जो है उनका थोड़ा सा संक्षिप्त और थोड़ा परिचय दूंगी, जिसमें उनके जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और उनकी कौन सी उपन्यास कहानियाँ हैं जो प्रसिद्ध हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुंशी प्रेमचंद जो है उपन्यास सम्राट और कहानीकार का जन्म काशी के निकट लम्ही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। आपके पिता का नाम अजायब राय था और माता का नाम आनंदी देवी था। ठीक है, आपका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। आपने अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें उन्होंने मैंने कहा ना, उन्होंने बहुत से कहानी और उपन्यास लिखे, और कुछ उपन्यास ऐसे हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हो गए हैं। उस पर फिल्में भी बनी हैं। तो यहाँ पे जो है गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मला आदि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आपने 300 से अधिक कहानियां भी लिखी है, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। आपकी रचनाओं में मानव जीवन एवं भारत के गांव की दशा का मार्मिक चित्रण है। उन्होंने जो भी कहानियां लिखी है वो मैंने कहा न, समाज पर जो परिस्थितियां चली उस युग में, उस पर उन्होंने लिखी है। जैसे समझो जहेज या फिर पानी पर कुआं का ठाकुर का कुआं जो है वो भी जो है पानी जल पर आधारित कहानी है वो, जिसमें एक बूंद जल के लिए जो है उसको जो है एक गरीब की पत्नी को बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है। वो सब कहानियां हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत से ऐसे समाज की जो है रिवाजों पर कहानियां लिखी है। तो और ज़्यादातर उन्होंने जो है किसान और गांव का जो है ज़्यादा मार्मिक चित्रण लिया है। उनका देहांत जो है 8 अक्टूबर सन 1936 में हुआ। और अब जो इस पाठ में जो है उन्होंने ये बताया है कि इस कहानी के माध्यम से वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना को चित्रित किया है जो हमारे घरों में आए दिन घटती रहती है। मैंने कहा ना, अपने परिवार में, हमारे परिवार में या हमारे अड़ोस पड़ोस में या समाज में हम बहुत से ये जो है घटनाएं देख सकते हैं। तो उस पर आधारित इन्होंने ये कहानी बनाई है, बड़े घर की बेटी। अब यहाँ से जो है कहानी शुरू हो जाती है। अच्छा, इससे पहले जो है इनका उद्देश्य क्या है, इस कहानी का लिखने का उद्देश्य क्या है, तो मैं पढ़ती चलूँ। पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंधों के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ का चयन किया है। इसमें इन्होंने बताया है कि परिवार में जो सदस्य रहते हैं उनके आपसी संबंध कैसे बनाए रखने हैं, हम कैसे रहना है उसमें। तो यहाँ पर उन्होंने संबंधों को महत्व दिया है, परिवार के संबंधों को उन्होंने क्या किया है, महत्व दिया है और उसको क्या है, उजागर किया है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर कहानी पढ़ती चलूँ। ये तो उद्देश्य हो गया। अब कहानी ये है। बेनी माधो सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। बेनी माधव सिंह जो थे गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके 2 बेटे थे,
शिखंड और लाल बिहारी। ठीक है, शिखंड जो था बहुत ही शिखंड जो है बड़े परिश्रम करके उसने बीए पास किया था। जो बहुत चुप रहना उसकी आदत थी, और जो है उसने जो बीए की डिग्री ली थी और एक दफ्तर में वो नौकरी करता था। ठीक है, उसे वैदिक ग्रंथों अर्थात चिकित्सा संबंधी पुस्तकें पढ़ने में उसे बहुत रुचि थी, और आयुर्वेदिक औषधों पर उनका अधिक विश्वास था। ठीक है, वो आयुर्वेदिक औषधों पर भी क्या करते थे, बहुत विश्वास करते थे। और उसके विपरीत जो थे उनके छोटे भाई थे, वो जो थे लाल बिहारी। तो वो जो थे सजीला नौजवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, दोहरे बदन का था। ठीक है, वो कैसे था, उसके विपरीत सजीला जवान था और दोहरे बदन का अर्थात हट्टा कट्टा था, और भरा हुआ मुखड़ा था और चौड़ी छाती थी। रोज सवेरे वो भैंस का 2 सेर दूध पीता था। तो वो क्या था, एक तरह से पहलवान था। ठीक है, ये तो हो गया उनके घर का बेनी माधव के घर के बारे में। अब यहाँ पर परिवार के बारे में, उनके परिवार के बारे में। अब जो है और एक कहानी यहाँ पर, और एक परिवार बताया है, वो है भूप सिंह के बारे में। तो भूप सिंह जो है एक छोटी सी रियासत के मालिक थे, जो तालुकेदार थे। ठीक है, छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे, और जिनका विशाल भवन था। तो हम समझ सकते हैं, या कुत्ते होंगे, ठीक है, पक्षी होंगे। तो उनके भी घर में जो है विशाल भवन होने के कारण एक हाथी था और 3 कुत्ते थे, एक बाज पक्षी था, और बहरी शिकर, ये भी एक छोटा पक्षी है। ठीक है, बाज से छोटा बहरी शिकरे। तो ये सब आदि उनके घर में रहा करते थे। भूप सिंह के जो है 7 बेटियां थी। 7 में 3 की शादी हो चुकी थी, 3 बेटियों की, जिस पर उन्होंने बहुत पैसे लुटाए, बहुत खर्च किया उन 3 बेटियों की शादी में। इतना खर्च किया कि बाद में उन्हें जब 15 से 20 हज़ार, उस समय 15 से 20 अर्थात बहुत बड़ी उस समय रकम होती थी, तो 15 से 20 हज़ार जो है उन पर कर्ज आया। कर्ज आने के कारण तब उनकी आंखें खुली, और वे जो है पैसों के लिए क्या करने लगे, बचत करने लगे। उन्होंने हाथ खींच लिया पैसों से, अर्थात देखभाल करके पैसे खर्च करने लगे। अब जो है उनकी चौथी बेटी जो थी, वो थी आनंदी, जो बहुत ही गुणवती थी, रूपवती थी, संस्कारी थी, समझदार थी। तो ये सब गुण उसमें थे, जिसकी वजह से भूप सिंह जो है अपनी उस बेटी को जो है बहुत प्रेम करते थे। वो सुंदर भी थी, सुशील भी थी, और संस्कारी भी थी, और रूपवती और गुणवती थी। इसी कारण जो है भूप सिंह उसे बहुत चाहते थे, उसे बहुत पसंद करते थे। अब जो है भूप सिंह को उसके विवाह की चिंता होने लगी, आनंदी के विवाह की चिंता होने लगी, क्योंकि 3 बेटियों के इसमें उन्होंने हाथ खोल करके, दिल खोल करके उन्होंने क्या किया, पैसे लुटाए, खर्च किए। पर यहाँ पर जो है अब आनंदी की विवाह के लिए उन्हें क्या होने लगा, चिंता होने लगी कि इसकी शादी जो है, विवाह जो है कैसे करें, क्योंकि अब वो कोई भी कर्ज नहीं लेना चाहते थे, लोन नहीं लेना चाहते थे। ठीक है, एक दिन की बात है कि शिखंड जो है उनके घर चंदे का रुपया ले मांगने के लिए चला जाता है। जो चंदे का रुपया रहता है, वो किसी काम के सिलसिले में जो है चंदे का रुपया मांगने के लिए भूप सिंह के घर जाता है। तो उसका जो स्वभाव है, शिखंड का जो स्वभाव है,
वो जो है भूप सिंह को बहुत पसंद आ जाता है और वो क्या करता है, निश्चय कर लेते हैं कि श्रीखंड का विवाह जो है वो अपनी बेटी आनंदी से करेंगे। तो जब आनंदी के साथ जो है श्रीखंड की शादी हो जाती है, जब आनंदी दूसरे अपने ससुराल जाती है तो वहाँ वो एक उस मकान को देखकर, जो देहाती टाइप था, अर्थात विलेज या गांव में जो मकान रहते हैं वैसे था, तो वो मकान को देखकर उसके क्या हो जाते हैं, वो उसके रंग ढंग देखकर आश्चर्य हो जाती है, उसको बहुत आश्चर्य होता है और वो बहुत एक तरह से दुखी हो जाती है कि कहाँ बचपन से वो टिम टिम करते हुए गाड़ियों पे फिरना, सजावट श्रृंगार वो सब है, और यहाँ बागीचा, इतना बड़ा भवन, और यहाँ पर बागीचा तो नाम को भी नहीं था। वो अपने मैके से जो है स्लीपर लेकर आई थी कि बागीचे में फिरेंगे, मगर यहाँ पर तो बागीचा तो छोड़ो, यहाँ पर तो गाड़ियाँ तो छोड़ो, घोड़ा गाड़ी तो छोड़ो, यहाँ पे सजावट की बैलगाड़ी भी नहीं थी। ठीक है, तो वो ये सब देखकर उसे बहुत आश्चर्य हो जाता है। तो वो जो है उसने देखा कि घर में ना दीवारों पे खिड़कियां हैं, ना फर्श पे, ना ज़मीन पे फर्श है, ना कुछ तस्वीरें हैं, कुछ भी नहीं है। देखो उसने क्या क्या देखा, आकर जब नए मकान में आती है, अपने ससुराल आती है, तो क्या देखती है, बागीचा तो नहीं था, मगर ना मकान पर खिड़कियां थी, ना ज़मीन पर फर्श था, ना दीवारों पे तस्वीरें थी। यह तो सीधा साधा एक देहाती मकान था। ठीक है, परंतु आनंदी जो है अपने आप को जो है उस परिवार के अनुकूल बना लिया। थोड़े ही समय में जो है उसने अपने आप को उस परिवार में, उस परिवार के क्या बोलेंगे, वातावरण में बोलो या उसके अनुकूल वो बन गई, अपने आप को ढाल दिया उसने कभी घृणा नहीं की, इस घर को देखकर घृणा नहीं किया, या फिर अपने आप पर अभिमान नहीं किया कि मैं ऐसे विशाल भवन से आई हूँ, कुछ नहीं, बस अपने आप को उसने उस परिस्थिति में ढाल दिया। एक दिन की बात है, लाल बिहारी जो है वह 2 चूड़ियाँ लाया। क्या लाया वो? 2 चूड़ियाँ लाया और अपनी भावज को कहता है कि इसे पका दो। ठीक है, तो भावज का अर्थ है यहाँ पे भाभी। हाँ, तो वो कहता है कि इसे पका दो। आनंदी ने झट से उसे पकाने के लिए बैठ जाती है, तो वहाँ पर जो है पाव भर घी रहता है। वो पूरा घी जो है पाव भर मांस में डाल देती है। मांस में डालने के बाद जब वो भोजन तैयार करती है तो लाल बिहारी क्या है, आकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। बैठने के बाद जब वो खाना और दाल खाता है तो भाभी को पूछता है कि दाल में घी क्यों नहीं है। तो भाभी कहती है पाव भर घी था, वो पूरा मैंने क्या किया, मांस में डाल दिया। इस पर वो क्रोधित हो जाता है लाल बिहारी और कहता है जैसे तुम्हारे घर में मैके में बहुत घी की नदियाँ बहती हो। देखो, औरत को जो है चाहे कितनी ही कड़वी बातें कहो, कुछ भी बातें सुनाओ, कुछ भी कहो, मारो, मगर वो जो मैके की जो है बात जब सुनती है तो उसे क्या होता है, क्रोध आ जाता है, उसे क्या होता है, बुरा लगता है, क्योंकि वो कभी भी मैके की बुराई नहीं सुन सकती। तो यहाँ पर भी जो है आनंदी को जो है अपने मैके के बारे में जब उसके मुंह से, लाल बिहारी के मुंह से सुनती है तो उसे क्रोध आ जाता है और वो कहती है कि हमारे मैके में तो जो नाई जो है वो ही क्या है, घी खा लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा है। ठीक है, नाई कहार जो है वो उतना घी खा लेते हैं। तो ये कहते ही लाल बिहारी को
गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है, खड़ाव लेकर मार देता है। वो मारता है मगर आनंदी जो है अपना बचाव करती है और वो खड़ाव जो है उस हाथ पर उसको उंगली पे लग जाता है। तो खड़ाव का अर्थ है लकड़ी के चप्पल जो रहते हैं, पहले स्वामी लोग पहनते थे, तो वो लकड़ी के चप्पल को जो कहते हैं खड़ाव कहते हैं। तो वो लेकर जो है लाल बिहारी उसे मार देता है। लाल बिहारी मारता है तो वो तो बच जाती है, मगर उसका जो मार है उसकी उंगली पे लग जाता है और वो क्या करती है, गुस्से से उठकर कमरे में चली जाती है, मगर ये कहकर चली जाती है, अगर ये होते तो तुम्हारी इतनी हिम्मत न होती। तो अब जो है वो दरवाज़ा बंद करके क्रोधित है, कुछ किसी से कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में रह जाती है। तो शनिवार को जो है श्रीखंड शाम को 6 बजे रोज़ आते थे। हर शनिवार को वो शाम को 6 बजे आते थे। तो उस वक्त जो है बाहर थोड़ा मीटिंग वगैरह लोग जमा हो रहे होते हैं, तो उनसे लोगों से बातचीत करता है, वार्तालाप करता है। फिर बाद में अपने कमरे में जाने के लिए उठता है। तो तब लाल बिहारी कहता है कि भाभी को समझा दो कि वो अपने मैके की बहुत प्रशंसा करती है, अपने मैके की बहुत बड़ाई मारती है। यहाँ पर बड़ाई का अर्थ है प्रशंसा करती है। हम भी तो किसी से कम नहीं है करके वो अपने किसको श्रीखंड से कह देता है। उस पर हम यहाँ जो भाभी के अर्थात क्या है, शिकायत करता है वो। उसमें बेनी माधव भी क्या है, अपनी बहू की शिकायत करती है और कहता है कि औरतों को जो है आदमियों के मुंह नहीं लगना चाहिए। अब श्रीखंड को तो पता नहीं कि क्या हुआ है, मेरे जाने के बाद क्या घटना हुई है, ये तो उसे पता नहीं रहता। तो वो क्या करता है, सीधा कमरे में चला जाता है जहाँ पे आनंदी देवी बैठी उसका इंतज़ार करती रहती है कि कब वो आए और मैं कब उसे अपनी जो दुख भरी कहानी सुनाऊं कि मेरे साथ क्या अत्याचार हुआ है। तो जब वो आता है तो उसे कहता है कि तुमने क्या ये उधम मचा रखा है, अर्थात क्या शोर किया है। तो वो कहती है जिसने तुम्हें ये कहा है, जिसने तुमसे मेरी शिकायत की है, उसको मैं जला तो ना दूँ। अर्थात वो भी क्रोधित हो जाती है, तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुम्हारे भाई ने मुझसे क्या किया। तो वो कहता है कि मुझे बताओ तो सही क्या घटना घटी। श्रीखंड कहते हैं कि मुझे बताओ कि क्या हुआ, मैं जाने के बाद क्या हुआ ऐसा कि तुम इतने क्रोधित हो। तब वो क्या करती है, अपनी पूरी कहानी जो है जैसे सुना देती है, किसे, श्रीखंड को, कि लाल बिहारी जो है मांस लाए थे, मैंने घी डाला, पाव भर घी डाला, घी तो दाल में नहीं था इसीलिए मैंने मांस में पूरा डाल दिया था। उस पर वो भड़क कर मुझे खड़ाव लेकर मार दिया। वो खड़ाव लेकर मार दिया। तब उसने बताया कि देखो यहाँ उंगली पे मेरे खड़ाव लगा है। ये सुनते ही वो क्रोधित हो गया श्रीखंड और क्या करते हैं, चला जाता है कमरे से, जोर से क्रोधित होकर चला जाता है और पिता से कहता है कि या फिर वो यहाँ रहेगा या मैं रहूँगा। तो पिताजी कहते हैं कि तू इतना समझदार, तू औरतों की बातें सुनकर कहने आया है, मुझे शिकायत करने आया है। तो वो कहता है मैं औरतों की बातें सुनता नहीं हूँ, मगर मैंने कितने ही घर जो है टूटे हुए घरों को मैंने जुड़ाया है, मुझे पता है कि कैसे क्या रहना है। ज़रा वहाँ पर तू मैं हो जाती है पिताजी के साथ। तो पिताजी कहते हैं कि वो छोटा भाई है, उससे गलती हुई होगी, अपराध हुआ होगा, तुम क्षमा कर दो। तो श्रीखंड कहता नहीं, मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, या फिर वो रहेगा या फिर मैं इस घर में रहूँगा करके कह के वहाँ से चले जाते हैं। अगर तुम्हें लाल बिहारी पसंद है तो तुम मुझसे रख लो, अगर मैं पसंद हूँ तुम्हें तो लाल बिहारी को कह दे कि वो यहाँ से चले जाए, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले जाते हैं। ये दरवाजे के बाहर जो है लाल बिहारी खड़ा सुन रहा था। जब उसने सुना कि वो चेहरा नहीं देखना चाहता अपने भाई का, तो उसे बहुत दुख होता है और रोते हुए वो क्या करता है, अपने कमरे में चला जाता है और सामान सब जो है पैक करता है, सामान बांधता है और कमरे से निकलकर जो है भाभी से मिलने जाता है और भाभी को कहता है कि मैं जो हूँ अब चला जाऊँगा, मैं कभी अपना चेहरा तुम्हें नहीं दिखाऊंगा,
भैया ने तो निश्चय कर लिया है कि वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, वो मुझे क्षमा भी नहीं करना चाहते, इसीलिए मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा, मैं वापस पलट कर नहीं आऊँगा। ये सुनते ही अंदर जो है पति पत्नी दोनों ये बात सुन रहे थे। कौन? आनंदी देवी और श्रीकंठ दोनों सुनते हैं। तो आनंदी जो है वो अपने पति से कहती है कि तुम रोक लो अपने भाई को, उसे जाने मत दो। तो भाई श्रीकंठ कहते हैं मैं क्या करूं, जाने दो उसको, वो जाना चाहता है, जाने दो। तो इस पर जो है आनंदी क्रोधित होती है अपने पति पर और कहती है मैंने ही तुम्हें क्या की, शिकायत की, मेरी गलती हो गई कि मैंने तुमसे शिकायत की। ये घर टूट रहा है और मैं घर को तोड़ना नहीं चाहती, उसे रोको, तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा। मगर ये बात जो है श्रीकंठ नहीं सुनता और आनंदी क्या करती है, दरवाजे के बाहर जो है चली जाती है और बिहारी को रोक लेती है, हाथ थाम लेती है उसका और कहती है तुम्हें मेरी सौगंध अर्थात मेरी कसम है कि तुम्हें इस घर से एक कदम भी जो है तुम आगे नहीं बढ़ोगे। तो लाल बिहारी कहते हैं कि नहीं भैया, मेरा चेहरा ही नहीं देखना चाहता, मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, तो मैं रहकर क्या करूँगा, अगर वो मुझे क्षमा करेंगे तो मैं यहाँ रहूँगा। तो इसलिए अभी वो पलट कर चलने लगता है, इतने में श्रीकंठ आते हैं और श्रीकंठ आकर क्या करते हैं, उसको गले लगा लेते हैं और गले लगा कर कहते हैं कि अब इसके बाद कभी ऐसा अवसर नहीं आना चाहिए करके वो तीनों मिल जाते हैं, मिलकर हंसने लगते हैं। इतने में पिताजी आते हैं, कौन? बेनी माधव आते हैं और कहते हैं बड़े घर की बेटियां जो है वो क्या है, घर तोड़ती नहीं है, बनाती है। अर्थात यहाँ पर उन्होंने एक जो है ये बताया है, क्या कहा उन्होंने, बड़े घर की बेटी जो है कभी घर को तोड़ती नहीं है, बनाती है, उसे संवारती है, उसे बनाए रखती है हर एक परिस्थिति को। तो यही बड़े घर की बेटी होती है। तो अब मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। अब नमस्ते।